तो आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक बल गतिकी कक्षा 12 का भाग 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया रिएक्शन होता है, रिएक्शन की बहुत सारी चीजों पर निर्भरता होती है, उसी में से एक होता है ताप। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग दुगुना वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए N2O5 के वियोजन में पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिनों में, 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटों में तथा 50 डिग्री सेल्सियस में 12 मिनट में होना। आप यह भी जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एवं ऑक्सिलिक अम्ल यानी कि एसिड C2H2O4 के मिश्रण में पोटेशियम परमैंगनेट का विरंजन निम्न ताप की तुलना में उच्च ताप पर शीघ्रता से होता है। आगे बढ़ते हैं। K बराबर AE माइनस EA बटा RT। ए अरेनियस गुणक अथवा आवृत्ति गुणक है। इसे पूर्व पर इसे पूर्व चर घातांकों गुणक भी कहते हैं। यह किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए स्थिरांक होता है। आर गैस स्थिरांक है तथा संक्रियण ऊर्जा जिसे पर मोल या जूल्स मोल पर मिनट में मापते हैं। H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैसीय रूप में बनाता है 2HI गैसीय रूप में। अरेनियस के मत में यह अभिक्रिया तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन के एक अणु आयोडीन के एक अणु से संघट कर एक अस्थायी मध्यवर्ती का विरेचन करे। मध्यवर्ती बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहता है, तभी टूटकर हाइड्रोजन आयोडाइड दो अणुओं का विरचन करता है। यहाँ हमने एक चित्र देख रहे हैं 3.6 मध्यवर्ती के द्वारा HI का विरचन मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ H+I है, फिर इस तरह से मध्यवर्ती जिसे सक्रियत संकुल C भी कहते हैं, वे के विरचन के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा E कहलाती है। मतलब सक्रियण ऊर्जा को हम कैपिटल E कहते हैं, बड़ा E लिखते हैं। अभिक्रिया निर्देशांक अभिक्रियकों के उत्पाद में ऊर्जा परिवर्तन की रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। जब संकुल अपघटित होकर उत्पाद निर्मित करता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, अतः अंतिम अभिक्रिया एंथैल्पी अभिक्रियकों एवं उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर होती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा E है और सक्रिय संकुल मतलब उसका सबसे ऊंचा हाईएस्ट जो है वो C है, उसे हम C से माप रहे हैं। और A और B के बीच में सक्रिय ऊर्जा यहाँ है। नीचे अभिक्रिया निर्देशांक दिया हुआ है इस तरह से। अभिक्रियक स्पीशीज के सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती, मतलब सारी ऊर्जा समान नहीं होगी। किसी एक अणु के व्यवहार की परिशुद्धता के बारे में पूर्वानुमान कठिन होता है। मतलब किसी भी अणु का कैसा व्यवहार होगा किसी अभिक्रिया में, इसको समझना, इसको जानना बहुत मुश्किल है। लडविग बोल्ट्जमान तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को प्रगुप्त करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया है। इनके अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण E ऊर्जा से मुक्त अणुओं की संख्या Ne बटा Nt एवं गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचकर किया जा सकता है। यहाँ Ne ऊर्जा E से युक्त अणुओं की संख्या है तथा Nt कुल अणुओं की संख्या है। चित्र है हमारा 3.8 विभिन्न गैसीय अणुओं में ऊर्जा वितरण को प्रदर्शित करता वक्र। यहाँ है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, मतलब सबसे ऊपर यहाँ तक ही जा सकती है वो ऊर्जा।
उसके बाद वो नीचे ढह जाएगी। गतिज ऊर्जा है, फिर है अणुओं का अंश, उसके बाद है अति संभाव्य गति ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा किस संगत होती है। इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती जाती है। मतलब ऊर्जा, इस ऊर्जा से कम तथा बढ़ने वाले जो, मतलब कोई ऊर्जा है, सपोज कोई ऊर्जा ए मान लीजिए, और अधिक ऊर्जा और कम ऊर्जा दोनों जो है उनकी संख्या कम होती जाती है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है तथा वक्र के फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है। मतलब जब हम ताप बढ़ाते हैं, गर्मी बढ़ाते हैं किसी अभिक्रिया के सफल होने के लिए, तो उसकी जो ऊर्जा है वो मान की ओर विस्थापित हो जाती है और वक्र का फैलाव जो है वो दाहिनी ओर चला जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं के का अनुपात बढ़ जाता है। वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रहता है, क्योंकि कुल संभाव्यता का मान हर समय एक रहना चाहिए। वक्र के अंतर्गत मतलब वो जो लाइन हम खींचते हैं उसके अंतर्गत का क्षेत्रफल, एरिया, समान रहता है और कुल संभाव्यता का मान हर समय एक ही रहना चाहिए। हम E की स्थिति को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वक्र पर अंकित कर सकते हैं। किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि द्वारा E से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट करने वाले अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होती है। मतलब किसी भी पदार्थ के तापमान में वृद्धि द्वारा E से प्राप्त अधिक ऊर्जा जो है वो संघट करके हम अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि हो जाती है। चित्र से स्पष्ट है कि वक्र में T+10 यानी कि समय +10 तापमान पर सक्रियण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो जाता है। अतः अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे ये चित्र दिया हुआ है जिसके विषय में हम बात कर रहे थे। यहाँ गतिज ऊर्जा है, ये एक्स एक्सिस पे हम गतिज ऊर्जा है, वाई एक्सिस पे अणुओं का अंश है। हमने पिछले वाले जो चित्र में देखा था उसमें हमने ये देखा था कि ये जो ढाल है, मतलब छोटा वाला जो कर्व है वो गतिज ऊर्जा का है। यह क्षेत्र T+10 ताप पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं को दर्शाता है। ये जो क्षेत्र है, मीन्स ये जो इन्होंने कलर डाला हुआ है, रंग किया हुआ है इसको, वो जो है वो क्षेत्र है T+10 ताप पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं की को दर्शाता है। सक्रियण ऊर्जा हमें पता है वो ये बीच वाला क्षण है, मतलब बीच वाला एरिया है। और यहाँ ये जो काले रंग में है उसे हम बोल सकते हैं यह क्षेत्र T ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है यहाँ T है, ये T है और ये T+10 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरेनियस समीकरण 3.18 में कारक E-EA/RT से अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की भिन्न के संगत होता है। समीकरण 3.18 के दोनों पक्षों को का प्राकृतिक लघुगणक लेने पर ln के बराबर -EA/RT प्लस ln A, ये हम चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये ढाल है जो कि है -EA/R। यहाँ जो इन्होंने अतः खंड जो है वो ln A है और इसके बाद है ln K एवं IT। अब आगे बढ़ते हैं। ln K एवं I/T के मध्य वक्र समीकरण 3.19 के अनुरूप सीधी रेखा होती है जिसे चित्र 3.10 में दर्शाया गया है।
अरेनियस समीकरण 3.18 के अनुसार ताप की वृद्धि अथवा सक्रियण ऊर्जा के में कमी से अभिक्रिया वेग में वृद्धि होगी तथा वेग स्थिरांक में चरघातांकों वृद्धि होगी। चित्र 3.10 में ढाल -EA बटा R तथा अतः खंड ln A है। अतः हम इन मानों से EA तथा A की गणना कर सकते हैं। तापमान T1 पर समीकरण 3.19 में निम्न का रूप निम्न होगा। ln के 1 बराबर -EA बटा RT प्लस ln A। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है और तापमान T2 पर ln के 2 बराबर -EA बटा RT2 प्लस ln A। आगे A किसी दी गई अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है। K1 तथा K2 क्रमशः तापमान T1 तथा T2 पर वेग स्थिरांक है। समीकरण 3.21 से 3.20 घटाने पर हमें प्राप्त होता है ln K माइनस ln K1 बराबर EA बटा RT1 माइनस EA बटा RT2। आगे बढ़ते हैं। ln K2 बटा K1 बराबर EA बटा R कोष्टक में डालेंगे 1/T माइनस 1/T log K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 1/T1 माइनस 1/T2 log K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 R T2 माइनस T1 बटा T2। सारांश, आज हमने क्या सीखा है? अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, सक्रियण ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अभिक्रिया का वेग दोगुना क्यों होता है। चलिए अब आगे हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत तथा उत्प्रेरक का प्रभाव। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।